हाय फ्रेंड्स, मैं देवेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल HD जन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग बायोलॉजी के श्वसन तंत्र पढ़ रहे थे, उसमें कुछ बातें बता दिए थे। आपको ये बताए थे कि जो सांस होती है, जो हम लोग सांस लेते हैं, वो सांस ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस, एल्वेली, यानी इस वायु कोष्ठक तक सांस आकर पहुंची रहती है। ठीक है, इसके आगे आज इस पार्ट में हम बताएंगे। पिछली वीडियो में हम बता रखे हैं कि सांस किस किस माध्यम से यहाँ एल्वेली वायु कोष्ठक तक पहुंचती है। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि श्वसन तंत्र का पार्ट 1 देख लीजिए, तो उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करिए। ठीक है, चलिए। हम लोग ये बता रखे थे कि जो सांस होती है, सांस ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस होते होते एल्वेली तक पहुंचती है। ठीक, सांस यहीं तक आगे रुकी रहती है। और साथ में बताए थे फेफड़ा जो होता है, ये डायफ्राम इसके नीचे होता है, यही सबसे ज्यादा सांस लेने में, यानी सांस को बाहर फेंकने में मदद करता है। लगभग 75% 75 से 80% डायफ्राम का योगदान होता है। अब बात आती है, देखो, फेफड़े तक के सांस को बोला जाता है बाह्य श्वसन। अब इसके अंदर क्या होता है, ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखो। इस एल्वेली तक आपकी क्या आया, ऑक्सीजन आगे बैठा रहता है, यानी ठीक है, ऑक्सीजन रहता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, नाइट्रोजन रहता है, बहुत सारी गैस रहते हैं। लेकिन एल्वेली में ऑक्सीजन आके वायु क्या रहती है, स्टोर रहती है। अब यहाँ आपकी बॉडी होगी शरीर में, ठीक है, शरीर है आपका, मान लेते हैं। इस शरीर में छोटी छोटी क्या है, कोशिकाएं, सेल है। शरीर से सेल है, इस सेल में क्या होगा, ब्लड होगा। इस ब्लड के अंदर आपका आरबीसी एक होगा, और आरबीसी में एक तत्व पाया जाता है हीमोग्लोबिन। ध्यान देखिएगा, सेल में जो आपके कोशिकाएं हैं, इन सारी कोशिकाओं में ब्लड बह रहा होगा, और ब्लड में आरबीसी होता है, ब्लड का एक पार्ट होता है। ठीक है, अगला चैप्टर ब्लड ही पढ़ाएंगे तो बताएंगे आरबीसी क्या होता है। ब्लड का एक पार्ट होता है आरबीसी, और आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। अब ध्यान से, ये हीमोग्लोबिन होना बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, इसके बाद वायु के ले जाने का कार्य कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। तो ध्यान देखो, इस कोशिका से आता है ब्लड, कहां पर, इस एल्वेली के पास। कहां पर आता है, एल्वेली के पास कोशिका से आता है ब्लड, और उस ब्लड के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। अब यहां से हीमोग्लोबिन जो आया है इस एल्वेली के पास, यहां से जो हीमोग्लोबिन आया है, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके चला जाएगा किसके पास, सेल के पास, या शरीर के कोशिका के पास लेके चला जाएगा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को। तो जो अब देखो, ब्लड के साथ साथ आया हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन आके ऑक्सीजन को लिया और दे दिया किसको, सेल को। अब सेल में भी किसको देता है, माइटोकांड्रिया को। एम से समझ लेना, माइटोकांड्रिया। अब ध्यान सुनो, हीमोग्लोबिन आया, ऑक्सीजन ले गया शरीर के सेल को, और सेल में दिया माइटोकांड्रिया को। माइटोकांड्रिया क्या करता है, क्रेब्स नामक चक्र चलाता है, ठीक है, जिससे फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है, और 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बनाते हैं। कितने ग्लूकोज, एक ग्लूकोज। हम आपको फर्स्ट वीडियो कोशिका में पढ़ा चुके हैं, जो बायोलॉजी का पहला लेक्चर था, कि एक ग्लूकोज बनने के लिए हमें 38 एटीपी चाहिए। तो ये 38 एटीपी यही बनता है। सेल से ब्लड आता है एल्वेली पास, और ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाकर सेल के माइटोकांड्रिया देता है, और माइटोकांड्रिया में क्रेब्स नामक साइकिल चलती है। इस क्रेब्स नामक साइकिल के दौरान एटीपी का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज को बनाते हैं, और हमें क्या, ऊर्जा मिल जाती है। हमें क्या मिल जाती है, ऊर्जा। जब ये क्रेब्स चक्र चलता है, तो वहां से उस क्रेब्स चक्र के दौरान ऑक्सीजन तो ले लेता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को हीमोग्लोबिन ले जाकर पुनः दे देता है किसको, एल्वेली को। और एल्वेली डायफ्राम के माध्यम से क्या, शरीर से बाहर भेज देता है। यही क्रिया चलती है। ध्यान देखिए, सेल में जो था, सेल से आया हीमोग्लोबिन कहां पर, एल्वेली पास। एल्वेली क्या किया है, यहां से ऑक्सीजन ले जाके दे दिया सेल के माइटोकांड्रिया को, और माइटोकांड्रिया में क्रेब्स नामक साइकिल चली, जिसके फलस्वरूप एटीपी का निर्माण हुआ। एडेनोसिल ट्राइफॉस्फेट होता है इसका फुल नाम, ठीक है। एटीपी का निर्माण हुआ, 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बना दिए, ठीक है। अब जब क्रेब्स नामक साइकिल चलती है, तो वहां ऑक्सीजन तो क्या होता है, ऑक्सीजन खर्च होता है, साथ में क्रेब्स नामक साइकिल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन लेके आता है एल्वेली पास, और एल्वेली क्या करती है, ब्रोंकियोलस, ब्रोंकाई, ट्रैकिया के माध्यम से सांस को बाहर फेंक देती है, ठीक है। तो यही साइकिल चलती है। ये हीमोग्लोबिन पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। अब आप खुद बताइए, हीमोग्लोबिन कार्य क्या हुआ,
एल्वेली से ले गया किसको, ऑक्सीजन को, और वहां जब क्रेस्ट चल दिया क्या ले गया, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या हुआ, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ले आने और ले जाने का कार्य करता है। यानी ऑक्सीजन लेके जाया, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया, ऑक्सीजन लेके गया, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया। तो क्वेश्चन होता है कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, तो ये गैस ही तो है ना, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन ये बना था कि गैसों का विनिमय, यानी गैसों का क्या करता है, आदान प्रदान करता है। और रियल में आदान प्रदान करता है, ऑक्सीजन लेके जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है, ऑक्सीजन लेके जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है। लेकिन ध्यान सुनिएगा, कभी कभी क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन, इस देखो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य तो है ऑक्सीजन को ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को ले आना, लेकिन ये हीमोग्लोबिन जो आकर्षित होता है, जिस पर अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है, वो आकर्षित होता है कार्बन मोनोऑक्साइड से, सीओ से। किससे, सीओ से। तो 3 क्वेश्चन याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन जो होता है, मुख्य कार्य उसका था ऑक्सीजन को एल्वेली से लेकर माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचा देना, फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर एल्वेली तक पहुंचाना। ये 2 कार्य मुख्य है। लेकिन कभी कभी ये क्या होता है, आकर्षित हो जाता है बहुत ज्यादा, किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड से, सीओ से। कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है, आकर्षित हो जाता है। अब बताओ, इस एल्वेली, ध्यान सुनिए, एक क्वेश्चन हम पूछते हैं, इस एल्वेली में ऑक्सीजन भी है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, तो बताइए हीमोग्लोबिन लेके किसको जाएगा, किसको लेके जाएगा हीमोग्लोबिन। अब आप खुद सोच के देखो, ये तो मुख्य कार्य किसको है, ऑक्सीजन को ले जाने का। लेकिन हीमोग्लोबिन की सबसे बड़ी खराबी ये है, ये कहता है भैया जब जब मोनोऑक्साइड मिलेगा हम ऑक्सीजन को नहीं ले जाएंगे, मोनोऑक्साइड को लेकर चले जाएंगे, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर चले जाएंगे। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन कहता है कि जब जब कार्बन मोनोऑक्साइड हो और ऑक्सीजन हो, दोनों रहेंगे, तब हम ऑक्सीजन को नहीं ले जाएंगे, लेके जाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड को। क्यों, ये ऑक्सीजन से ज्यादा प्रेम करता है, किसे, कार्बन मोनोऑक्साइड से। ऑक्सीजन से बहुत कम प्रेम है, सबसे ज्यादा प्रेम किसके है, कार्बन मोनोऑक्साइड से। अब इसकी बदकिस्मती ये होती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं रहा तो ऑक्सीजन ले जाना मजबूरी हो जाती है। अगर दोनों रह गए तो प्यार जिससे ज्यादा होगा उसी को तो लेके जाएगा ना, तो किसको, कार्बन मोनोऑक्साइड को लेके चला जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि हीमोग्लोबिन किससे आकर्षित होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से। मुख्य कार्य क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करना। तो फ्रेंड्स इतनी बात समझे। अब इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कमरे में कमरे में सोने पर, कहां पर, कमरे में सोने पर क्या होता है, धुआं नहीं किया जाता, ठीक है। कमरे में सोने पर धुएं करके नहीं सोया जाता है, क्यों, क्योंकि धुएं में होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अब आप सांस लोगे, कमरे में अगर धुआं किए हो, तो अब जब आप सांस लोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी होगा और साथ में ऑक्सीजन भी होगी। तो हीमोग्लोबिन लेके किसको जाएगा भाई, वो दोनों का हाथ तो कहा किसको लेके जाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड को। अब जब लेके जाएगा तो देगा किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। और माइटोकॉन्ड्रिया कहता है जब तक हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब तक क्रेस्ट नामक साइकिल नहीं चलाएंगे। अगर क्रेस्ट नामक साइकिल नहीं चलेगी तो एटीपी का निर्माण नहीं होगा। अगर एटीपी का निर्माण नहीं होगा तो ग्लूकोज नहीं बनेगा। जब ग्लूकोज नहीं बनेगा तो आपके शरीर में ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड आ रहा है और क्रेस्ट चल ही नहीं रहा है, तो आपके शरीर के अंदर ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो इंसान की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। तो याद ही रखिएगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है, आकर्षित होता है, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इसका मुख्य कार्य है आदान प्रदान करने का। इतनी बात समझ आएगी हीमोग्लोबिन बात का। इस हीमोग्लोबिन के डिटेल रूप से आपको ब्लड नामक चैप्टर में अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं, देखो ये कोशिका के जो एल्वेली से लेकर कोशिका में सारा जो कुछ हुआ एटीपी बनने को, इसे बोलते हैं आंतरिक शोषण। क्या बोलते हैं, आंतरिक शोषण। यानी एल्वेली से लेकर कोशिका तक के शोषण को आंतरिक शोषण कहा जाता है, और बाहर से फेफड़े तक के शोषण को बाह्य शोषण कहा जाता है। अब इसके बाद देखते हैं कि एक व्यक्ति अधिकतम कितना सांस ले सकता है, ठीक है। अब देखते हैं, देखो कोई भी एक सामान्य व्यक्ति होगा, वह सामान्य व्यक्ति एक बार में 500 ml सांस लेता है। कितना सांस लेता है, 500 ml। सामान्य व्यक्ति एक बार में 500 ml सांस लेता है। अब एक व्यक्ति जो होगा, सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है, ठीक है। 16 से 18 बार सांस लेता है।
तो जब ये 16 से 18 बार सांस लेता है तो टोटल 1 मिनट में कितना सांस लेगा आप लोग बताइए? 1 मिनट में कितना सांस लेगा? 1 मिनट में जो सांस लेगा तो 500 गुणे 16 यानी 16 पंचे 80, 8000 ml हम कह सकते हैं 8 लीटर सांस लेगा। ध्यान रखिएगा, एक सामान्य व्यक्ति एक बार में 500 ml सांस लेता है, ठीक है, एक बार ऐसे किए तो 500 ml गया। अब वही व्यक्ति जो सांस लेता है 1 मिनट में 16 से 18 बार लेता है। अगर हम टोटल निकालें कि 1 मिनट की कैपेसिटी कितनी होगी तो 500 ml गुणे 16 है, 16 पंचे 80, 8000 ml या 8 लीटर सांस लेता है एक बार में, ठीक है, 1 मिनट में, और एक बार में 500 ml। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी सामान्य व्यक्ति नॉर्मल पर्सन एक बार में कितना सांस लेगा? 500 ml, ठीक है। लेकिन अगर वही बात करें कि वो अधिकतम कितना सांस ले सकता है? अधिकतम सांस कितना लेगा? देखो ध्यान से, जो अधिकतम आप मतलब ज्यादा खींच सकते हो वो सांस कितना ले सकते हो? सामान्य सांस का, नॉर्मल सांस का कितना लोगे? 12 गुना। सामान्य सांस का 12 गुना लेते हो। अधिकतम सांस कितना खींच सकते हो? सामान्य सांस का 12 गुना। इसी को बोलता है टोटल लंग्स कैपेसिटी, टीएलसी। टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी होती है? सामान्य सांस कितना लियो? 500 में, और इसका 12 गुना यानी 12 पंचे 60, 6000 ml यानी कह सकते हैं 6 लीटर। कितना? 6 लीटर। अब जो फोर्स लाइन में होते हैं, जो कहते हैं कि सांस अंदर लो सीना फुलाओ, अगर आप अधिकतम सांस ले लिए 6 ml तो आपका सीना 4 से 5 सेंटीमीटर फूल जाएगा। अगर अधिकतम टोटल लंग्स कैपेसिटी यानी 6000 ml या 6 लीटर सांस नहीं ले पाए तो आपका सीना नहीं फूलता। तो इसी जरिए जान जाता है जो वहाँ ऑफिसर होता है, अधिकारी होता है, कि इसके फेफड़े में कोई ना कोई कमी है। अगर आपका फेफड़ा सही है तो अधिकतम सांस कितना ले सकते हो? 6 लीटर ले सकते हो। ये तो बात हो गई टाइडल वॉल्यूम। देखो, इस सामान्य व्यक्ति जो एक बार सांस लेते हैं बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, टीवी। क्या बोलते हैं? टीवी। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? 500 ml। टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी होती है? 6000 ml यानी 6 लीटर। ये बात हो गई बेसिक। अब बात करते हैं, कोई व्यक्ति अगर पहाड़ पे जाएगा तो ऑक्सीजन में क्या मिलाता है, और कोई व्यक्ति पहाड़ जब जमीन के अंदर यानी समुद्र में जाए तो क्या मिलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई व्यक्ति है वो पानी की कम गहराई पर जाए, यानी पानी की कम गहराई पर जाता है, तो ऑक्सीजन जो सिलेंडर ले जाता है उस ऑक्सीजन में नाइट्रोजन मिला होता है। आप ऑक्सीजन केवल ऑक्सीजन नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? ध्यान सुनिएगा, जब से आप पैदा हुए हो तब से आप क्या ऑक्सीजन अकेले लेते हो? नहीं लेते। ऑक्सीजन साथ साथ हम बता रखे हैं पार्ट 1 में, ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, नाइट्रोजन जाता है, यानी गैसों का मिश्रण जाता है, ना कि प्योर ऑक्सीजन जाता है। तो आपके जब शरीर के अंदर जाता है, कोई भी सांस लेते हो तो उसके अंदर गैसों का मिश्रण होता है, वो फेफड़ा करता है ऑक्सीजन को अलग। तो आपका फेफड़ा जो अंदर ऑक्सीजन लेने की क्षमता है वो गैसों का मिश्रण लेने की क्षमता है, ना कि केवल ऑक्सीजन लेने की क्षमता रखता है, ठीक है। इसीलिए जब भी आप कम गहराई पर जाओगे तो आपको ऑक्सीजन प्योर नहीं ले जाना पड़ता, उसके साथ साथ नाइट्रोजन या हीलियम मिलाया जाता है। तो जब कम गहराई पर जाना होता है तो नाइट्रोजन मिला देते हैं। यही बात होती है, कोई गोताखार होता है, अधिक गहराई तक जाए या अधिक ऊंचाई तक कोई व्यक्ति जाए तो ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम मिला दिया जाता है। प्योर ऑक्सीजन कभी नहीं दिया जाता, उसके साथ कुछ ना कुछ मिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन के जो भार होता है उसको बैलेंस करने के लिए। अगर केवल ऑक्सीजन अकेले दे दिया जाएगा तो उसका फेफड़ा डैमेज हो जाएगा और उस इंसान की मौत हो जा सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ श्वसन तंत्र में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको अब श्वसन तंत्र से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी क्वेश्चन आएगा बना ले जाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। नॉर्मली आसान से क्वेश्चन आते हैं। अगले वीडियो में एक नए चैप्टर साथ मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।